गुड आफ्टरनून सबको, राम राम। करीब आधा घंटा लेट चल रहा है। मुझे 12:30 का समय दिया था, 12:55 हो रहा है। तो मैं 15 मिनट ही लूँ कि मैं 5 मिनट लूँ, ताकि आप कवर अप कर सकें पूरे 15। जितनी बातें अब तक कही गई तमाम वरिष्ठों के द्वारा, इनफैक्ट सबसे पहले तो तमाम वरिष्ठों को प्रणाम। मैं तकल्लुफ़ नहीं कर पाता हूँ, फॉर्मेलिटीज़ में पीछे रह जाता हूँ। तो सब वरिष्ठों को प्रणाम, कनिष्ठों को प्यार, और मंच के आयोजकों को धन्यवाद मौका देने के लिए। अब इस तकल्लुफ़ के बाद काम के मुद्दे पे आता हूँ जिसके लिए बुलाया गया है। चुनौतियाँ बहुत हैं, पर ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसको जीता नहीं जा सकता। आई बिलीव इन दैट। तो प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, मीडिया का बदलता परिदृश्य, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, अखबार, मैगज़ीन, प्रिंट, डिजिटल, होता रहा है, होता रहेगा। हो सकता है कि अगले 2 साल बाद, 5 साल बाद जब दोबारा हमको रुहेल बुलाएं या पंकज बुलाएं तो कोई नया शगुफा मार्केट में आ चुका और हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं मान के चल रहा हूँ कि आ ही चुका है, मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ। चैट जीपीटी इज़ हियर। लोग बाग कॉपी लिख रहे हैं, उससे उनको पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। तो चैट जीपीटी का तोड़ लाने की तैयारी चल रही है न्यूज़ रूम में कि कैसे कॉपी को प्लेगरिज्म से बचाया जाए। बहुत आसानी से अच्छी अच्छी कॉपियाँ सामने आ जा रही। कल तक जो लिख नहीं पाता था 1 लाइन का मेल, वो आज 25 लाइन का बड़ा शानदार कॉपी लिख दे रहा है। तो कहाँ से हो रहा है वो अपने आप समझ में आ जाता है कि चैट जीपीटी इज हियर एंड इट्स हैपनिंग इन माई होम। मेरे बच्चे कर रहे हैं मेरे सामने, अपना प्रोजेक्ट बना दे रहे हैं कि हाँ हाँ हो गया पापा, को डरने की बात नहीं है, आई हैव डन इट। कल तक तो पूछते थे, आज पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही उनको। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें, चुनौतियाँ, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, समाज बदलता रहेगा, परेशानियाँ, चुनौतियाँ, दिक्कतें आती रहेंगी। जब तक इंसान है तब तक पत्रकारिता है, तो कहीं नहीं जा रही पत्रकारिता। हमारे अंदर जो जिज्ञासा है ना कि अब क्या होने वाला है, वो जो कीड़ा है, वो कीड़ा हम सबके मन में था, है और हमेशा रहेगा जब तक एक भी व्यक्ति जिंदा है इस दुनिया में। तो पत्रकारिता का कहीं खत्म नहीं हो रही है। पत्रकारिता का रूप, स्वरूप, रंग बदल सकता है, पर पत्रकारिता को कोई खतरा नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि चुनौतियां बहुत अच्छे से बताई। इनफैक्ट जो बात विष्णु जी ने कही उससे मैं 100% सहमत हूं कि हम बड़ी बड़ी चुनौतियों की बात करते हैं। हमारे जो आसपास है, जो न्यूज़ रूम का कल्चर बदल गया है मेरे देखते देखते। आई स्टार्टेड इन 1996, आज हम 2023 में खड़े हैं। इन 27 सालों में मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने प्रिंट भी देख लिया, मैंने रेडियो भी देख लिया, मैंने टीवी भी देख लिया, मैं अब डिजिटल भी देख रहा हूं। और तब से वहां बैठे बैठे मेरे ध्यान ट्विटर पे लगा हुआ था कि इंडिया की मीटिंग में क्या चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन में क्या चल रहा है, क्योंकि शाम को मुझे शो उस पर करना है। तो मैं डिजिटल भी कंज्यूम कर रहा था लगातार बैठ के। लोगों ने देखा होगा मैं फ़ोन पे था। तो हमारी जनरेशन बहुत ही फॉर्चुनेट है, बहुत ही लकी है कि जिसने वो चिट्ठियाँ लिख कर भी भेजी पोस्टकार्ड पे। एक भेजते थे तो 15 दिन बाद इंतजार रहता था कि शायद अब छप जाए, और एक ही चिट्ठी को अलग अलग शब्दों में 4 अखबारों में भेजते थे कि आज एक्सप्रेस में छप जाए, कहीं पायनियर में छप जाए, कहीं जनसत्ता में छप जाए, कहीं नव भारत में छप जाए। और अखबार फिर लाइब्रेरी में जाकर ढूंढते थे। घर में तो अखबार एक ही आता था, फिर स्कूल की लाइब्रेरी में बैठ के अखबार ढूंढ रहे कि आज छपी क्या, छपी क्या, छपी क्या। दोस्तों को लगा दिया, यार मैंने भेजी थी, देखो अखबार में चिट्ठी छपी क्या। लेटर टू द एडिटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमने वो चिट्ठी आज भेजते थे, उसका 10 दिन बाद छप जाए तो किस्मत के धनी थे कि छपती थी। आज तो मैं शो कर रहा हूँ, इनफैक्ट अगर ये लाइव वेबकास्ट हो रहा है और अगर मैं एक लाइन बोल दूं तो तुरंत मैं ट्रोल कर जाऊंगा, वहीं तुरंत महादान कि भाई साहब आपसे बड़ा कोई नहीं देखा हमने। तो हम उस जमाने में आ चुके हैं। तो चीज़ें मतलब ये सब होता रहेगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अखबार देखा, पेजर देखा, वॉकी टॉकी देखा, मोबाइल देखा, स्मार्टफोन देख लिए। आज की तारीख में हम सब जर्नलिस्ट हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, सब फोटो खींच कर डाल सकते हैं, कहीं नहीं तो अपने फेसबुक पे तो डाल ही सकते हैं, व्हाट्सएप तो कर ही सकते हैं, सब पत्रकार हैं। पर यह बहुत डेंजरस सिस्टम है। जितना सोशल मीडिया हमको एम्पावर कर रहा है, उतना हम एक खतरनाक दौर में जा रहे हैं, जो मुझे चिंता सताती है। और वो ये कि जब तक आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, मैं अपने घर का एग्जाम्पल देके बात करता हूँ। मेरी माता जी हैं, उनको फ़ोन का इस्तेमाल ना के बराबर आता है, बट लेकिन धीरे धीरे करके उनके जिद कर करके उन्होंने एक स्मार्टफोन ले लिया है कि उनको यूट्यूब देखने होते हैं। वो क्या क्या खाना बनाऊँ और आज कौन सी तिथि है, आज कौन सी पूजा होनी है, तो वो कंज्यूम करती हैं वहाँ पे। एक आध हफ्ते पहले की बात है, मैं घर पहुँचा रात को 9:30 बजे के आसपास, तो मम्मी बैठ के वो
एक ज़ोर ज़ोर से देख रही थी, थोड़ा ऊंचा सुनती हैं, और कोई डॉक्टर साहब थे जो ज्ञान दे रहे थे कि अगर पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द है तो क्या करना चाहिए। तो मैं पहले तो जब तक मैं चेंज वेंज करता, फ्रेश होके आता, वो चल रहा था वीडियो, लंबा वीडियो था। तो मैंने कहा मम्मी क्या सीखा? तो बोली कि ये करना चाहिए, फला जड़ी बूटी को मंगाना है, इसको खाना है, उसको खाना है। तो मैंने कहा केवल इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हो तो बहुत अच्छी चीज़ देख रही हो। आप जानती हो कौन किसका वीडियो है ये, इसका नाम क्या है? बोलती नहीं। वो तो ऐसे आ गया, मैं तो देख रही थी बीमारी का, तो ये भी आ गया, तो ये भी देख लिया। तो मैंने कहा जब आप जिसको जानती नहीं हो, उसकी बताई हुई चीज़ पर आप अमल करने की तैयारी कर रही हो कि भाई इसने कहा है और मैंने फला यूट्यूब पे देखा है, मुझे वो दवाई अपनानी है, मुझे वो तरीका अपनाना है अपने उपचार के लिए। मैंने कहा तो आप स्मार्ट हो या वो स्मार्ट है? तो बोली मतलब? मैंने कहा वो जो कह रहा है आप उसको क्वेश्चन नहीं कर रही हो, आप उसकी बात पर अमल करने की तैयारी कर रही हो, ये ना जानते हुए भी कि वो आदमी डॉक्टर है भी कि नहीं है, आयुर्वेदाचार है भी कि नहीं है। तो वो चुप हो गई। मुझे मतलब? मैंने कहा जो इस पे आता है वो 100 में से 80% चीजें गलत होती हैं, उसको कंज्यूम आप लोग करते हो, और ये सबसे बड़ा डेंजरस आज की डेट में। इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, और आजकल तो वो ब्लू टिक भी पैसा देके ले लिया जा रहा है, उसकी भी जो थोड़ी बहुत सैंक्टिटी थी वो भी खत्म हो गई कि आप 600 रुपये या 900 रुपये जो भी दो और ब्लू टिक ले लो और जय जय माशाअल्लाह उसके बाद। तो मेरा ये कहना है कि हमारी जो चुनौती है न्यूज़ रूम की चुनौतियों के बाद, ये सबसे बड़ी चुनौती है खासकर यंगस्टर्स के लिए जो इस फील्ड में करियर शुरू कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ये कि अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना है, अपनी विश्वसनीयता बनाना है, अपना आप पे पब्लिक भरोसा करे, वो ट्रस्ट आपको जीतना है अपने काम से। और जब तक आप ट्रस्ट नहीं जीतोगे, जब तक आपका नाम नहीं होगा, तब तक इस तरह की गलत चीजें रिपोर्ट होती रहेंगी और गलत चीजें फैलती रहेंगी समाज के अंदर। ये मुझे सबसे अधिक सोचने पर मजबूर करता है कि सोशल मीडिया वाकई में सोशल है या हमको अनसोशल भी बना रहा है। कहने को सोशल है लेकिन हमको परेशानी में ज्यादा डाल रहा है ये। दूसरी चीज जो बात राणा यशवंत ने कही, राणा चले गए हैं, मैं उससे 100% सहमत हूं। इस देश में सबसे अधिक जरूरत है, मैं हर मंच से बोलता हूं, हो सकता है आपने सुना हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक इंडिपेंडेंट ईमानदार रेटिंग सिस्टम की। कोई एल्गोरिदम नहीं चाहिए मुझे फेयर जेन्युइन नंबर्स चाहिए कि कौन सा कंटेंट कंज्यूम हो रहा है और कितने फेयर तरीके से वो रिपोर्ट मेरे पास आ रही है, चाहे वो अखबार की हो, चाहे वो डिजिटल की हो, चाहे वो टीवी की हो। आज की डेट में जिस तरह की चीजें रेटिंग्स में नंबर ऊपर आ जाते हैं, नंबर नीचे आ जाते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया राणा यशवंत ने कि एक कंटेंट हम देखते हैं डिजिटल पे, उसके मिलियन व्यूज हैं, वही शो अगर आप टीआरपी चार्ट पे जाके देखते हैं तो वो सबसे नीचे था उस वक्त, उसको किसी ने नहीं देखा। तो ये कैसे हो सकता है? और ज्ञान हमको ये दिया जाता है, बड़े बड़े लोग आते हैं ब्रांड मैनेजर्स कि नहीं डिजिटल का व्यूअर अलग है, डिजिटल का व्यूअर अलग है, टीवी का व्यूअर अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्या आप टीवी देखते हैं डिजिटल नहीं देखते हैं? क्या आप टीवी देखते हैं डिजिटल नहीं देखते हैं? क्या आप टीवी के साथ डिजिटल नहीं देखते हैं? मैं भी वही करता हूं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक कंटेंट डिजिटल पे बल्लम बल्लम है और टीवी पे चल ही नहीं रहा है, या टीवी पे बहुत चल रहा है डिजिटल पे नहीं चल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया सो कॉल्ड एल्गोरिदम्स को मैनेज करने का, टीआरपी को मैनेज करने का, लैंडिंग पेजेस को मैनेज करने का, बार का सिस्टम कितना जेन्युइन है? भाई मैं तो 27 साल से इंडस्ट्री में हूं, आई स्टिल हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू देम, आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। मैंने टाइम देख लिया, मैंने बाग देख लिया, मैं आज भी संतुष्ट नहीं हूं कि वाकई में ये जेन्युइन है कि नहीं है। और ये हर मीटिंग में बोलता हूं, उसके बाद वो मीटिंग में मुझे बुलाना ही बंद कर दिया उन लोगों ने कि आप सवाल बहुत पूछते हैं सबके सामने। हमारे पास 50 कंज्यूमर बैठे, मोटा मोटा फीस देते हैं हमको, आप सवाल पूछते हैं उनके सामने आके। आप जेन्युइन सिस्टम बना दीजिए, चाहे एबीसी है जैसे अखबार का, डिजिटल पे बना दीजिए, टीवी पे बना दीजिए, हमको कंपटीशन से कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर कंपटीशन को लड़ने के लिए, कूदने के लिए तैयार हूं, पर फेयर रिजल्ट तो आए। जब रिजल्ट फेयर ही नहीं आएगा तो फिर मैं किस बात के लिए लड़ रहा हूं? और मेरी परीक्षा गलत पैमाने पर क्यों हो रही है? तीसरी चीज, क्रेडिबिलिटी की बात बोली मैंने, टीआरपी की बात बोली, मतलब जो भी रेटिंग सिस्टम है उसको फेयर करने की जरूरत है। तीसरी और चौथी चीज जो मुझे लगता है कि हम सबके लिए एक मैसेज दे सकते हैं, इस देश में
अब हम चंद्रयान तक अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। चंद्रयान 3 हमारा सुपर सक्सेसफुल हो गया है। रोज नई नई तस्वीरें भेज रहा है, रोज वीडियो भेज रहा है, हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं। प्रज्ञान ने विक्रम की ली, विक्रम ने प्रज्ञान की फोटो ली, वाह वाह, स्माइल प्लीज। सेल्फी के दौर में हम आ चुके हैं कि वह वहां पर रहे, तो यहाँ से लाखों करोड़ों मील दूर बैठे वो फोटो खींच रहा है और हम दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, इस दौर में भी क्या आप में से कोई इस बात की गारंटी ले सकता है कि हम जितने लोगों ने आज मंच का इस्तेमाल किया और आने वाले वक्त में दिन भर में जो करेंगे, उनका कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है? कि मैं जो अब बोल रहा हूं, क्या पता कि मैं आज से 3 साल बाद किसी और एजेंडे के साथ यहां खड़ा हूं, मैं कुछ और पर्पज से आया हूं, मैं इस मंच का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या गारंटी किसी के पास? मैं कितना फेयर हूं, कितना जेन्युइन हूं, आपको क्या पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है? हर चीज का नियम कायदा होता है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए और पत्रकार का तौर पर अपने आप को ऑफिशियली लॉन्च करने के लिए यह कायदा, यह नियम क्यों नहीं हो सकता कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कभी भी कोई संबंध नहीं रख सकते? वाई कांट वी हैव एन एफिडेविट, शपथ पत्र, कि अगर आप अपने आप नाम के आगे पत्रकार लगाते हैं, नाम के पीछे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लगाते हैं, एडिटर लगाते हैं, तो आपको यह शपथ पत्र देना होगा, लीगली बाइंडिंग, चाहे आप व्यक्ति हैं चाहे आप मालिक हैं, कि आप कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं होंगे। क्या? क्योंकि मैंने अनुभव देखा है, मैं अपने 27 साल के अनुभव की बात कर रहा हूं। हम कब कहां इस्तेमाल हो रहे थे हमको पता ही नहीं था। कौन मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मैं तो हाँ नहीं, मेरी तो बायलाइन जारी है, मेरा तो पीस 2 चलने वाला है, मेरी तो एंकरिंग होने वाली है इस शो पे, वाह 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 वाह। और 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद पता लगता है कि नहीं नहीं नहीं, तो कुछ और पर्पस था। उतनी समझ किसी के पास नहीं होती, खासकर उन यंगस्टर्स में जो 20, 22, 24 साल की उम्र में इस फील्ड में आते हैं। इस चीज के लिए बहुत जरूरी है। आप पत्रकार नहीं बचे, मान लीजिए एक्टिव फील्ड में नहीं बचे, एक दौर आता है कि सबके पास नौकरी नहीं रहती, तो आप अखबार, आप मैगजीन लिखिए ना, आप कॉलमिस्ट बनिए, आप किताबें लिखिए, किसने मना किया? अब तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, खूब लिखिए, खूब छापिए। क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है? आधिकारिक तौर पर आप छुप के करते रहिए, मैं उस चीज के लिए भी तैयार हूं, पर कम से कम शपथ पत्र तो दीजिए कि मैं आज के बाद किसी XYZ पार्टी का मेंबर नहीं बनूंगा। कोई नहीं करता है। सबको लगता है कि कल पता नहीं क्या हो जाए, कल पता नहीं मेरे पास फोन आए कि आपको राज्यसभा दे रहे हैं और परसों आपको शपथ बताना है कैबिनेट मंत्री की। कोई देने को तैयार नहीं है। इसीलिए इंस्टीट्यूशन दिन पर दिन सवालों के घेरे में आता जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पत्रकार जो ससम्मान जाते थे संसद के अंदर, और अब वो संसद में जब पहुंचते हैं तो मन में टेंशन हो जाता है, यार ये क्या कर रहा, कल तक तो मेरा संपादक थे, आज ये हो रहा है। ये मेरा अपना निजी मानना है और मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं, आप लिख के रख लीजिए, मेरा कहीं कोई एजेंडा नहीं है। मैं इसको, कोई आ भी जाए तो भी नहीं जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैंने 2 मिनट पहले खत्म कर दिया, 2 मिनट बचा लिए मैंने, थैंक यू।